अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हर साल रमज़ान में हम अपनी एक खुसूसी सीरीज़ होती है और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान में वो तमाम इदारे जो कि चैरिटेबल काम कर रहे हैं, वो तमाम चैरिटेबल इदारे और बिलखुसूस जो पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर या जनरल जैसे आप शोबा सेहत आम्मा कहते हैं, उसमें अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनके सर्विसेज हम आपके सामने रखें ताकि आपकी ज़कात, सदक़ात, अतियात का बेहतरीन मसरफ़ आपके सामने मौजूद हो। और आज के प्रोग्राम में जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हमने खुसूसी तौर पर ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद सुल्तान साहब, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी SIUT सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिछले साल भी आपसे मुलाकात हुई थी और हमने एक जो सफ़र था, जो आइडियोलॉजी थी SIUT के हवाले से डॉक्टर अदीब रिजवी के हवाले की, उसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन तब से अब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ चुका है, बड़ी प्रोग्रेस हुई है। और इस मरतबा मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, स्पेशली एक तो ये कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी SIUT अब आगे सामने आ गया है। और दूसरा ये कि कुछ नाज़रीन मैं आपके सामने पेश करूं कि 2023 में जो SIUT की खिदमात में रही, और ये बिला मुआवजा, जिसमें तकरीबन 5.5 लाख मरीज़ OPD सर्विसेज जो है मुस्तफ़ीद हुए, 4,65,000 मरीज़ों का डायलिसिस हुआ, 7,000 मरीज़ों की लेथरोट्रॉस्पी हुई, 1,80,000 मरीज़ों का एमरजेंसी में इलाज हुआ। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फिर 6,61,000 मरीज़ों की रेडियोलॉजी हुई, 1,25,000 मरीज़ों की सर्जरी, 1,24,00,000 लैब टेस्ट मुमकिन हुए, 25,000 रोबोटिक, 2,500 जो है वो रोबोटिक सर्जरी, 7,000 से ज़ायद ट्रांसप्लांट हुए। और इस तरीके से मज़ीद 51,000 जो है वो मरीज़ों का जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज हुआ। जी डॉक्टर साहब, अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मधु करने का मुझे यहाँ और मौका देने का कि हम SIUT के बारे में आपको कुछ मज़ीद मालूमात फ़राहम कर सकेंगे, क्या काम हो रहा है वहाँ। और जैसे आपने कहा कि ज़्यादा हमारा फोकस होगा कैंसर के इलाज की, जो हम तोसी कर रहे हैं। हम कैंसर के मरीज़ों का इलाज बहुत अरसे से कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक। अब जरा एक्सपेंशन मोड में एक्सपेंशन हो रही है, एडवांस मोड में जा रहे हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी सामने आ रही है वो उसको हम आम आदमी को, जो हमारी फ़िलासफ़ी का हिस्सा है कि जो मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट हो और मरीज़ के बेनिफिट का हो, वो हम आम आदमी तक पहुंचाएं और एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, इससे पहले जो छप रही, जो एक जो मशहूरी रही, वजह शोहरत रही SIUT की, वो डायलिसिस गुर्दों के हवाले से, उनके पेवंदकारी के हवाले से, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से हमेशा रही। बहुत ज़्यादा जो है उसको शायद पब्लिसिटी नहीं हुई या क्या रहा कैंसर के उसमें? नहीं, यकीनन जो आदमी वहाँ से मुस्तफ़ीज़ होता है उसके तो इल्म में सब कुछ है। और क्योंकि अदीब साहब एक यूरोलॉजिस्ट थे और गुर्दों की बीमारियाँ और गुर्दों के नेफ्रोलॉजिकल डिजीज़, यानी जो मेडिकल इलनेस होती हैं या डायलिसिस है आपका, और जो गुर्दों की सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, यकीनन उसमें हम हमेशा सबसे पेशरफ्त हमारी सबसे ज़्यादा उसी में हुई रही। लेकिन उनके साथ फिर गुर्दे मसाने के कैंसर के इलाज भी उसी के साथ शामिल हो गए, तो वो यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कंसिडर किए जाते थे। ठीक है। लेकिन उसका फिर ना सिर्फ हम सर्जरी कर रहे थे, फिर हमने उसकी कीमोथेरेपी करी, फिर उसकी रेडियोथेरेपी की, फिर डायग्नोस्टिक। अब जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, डायग्नोस्टिक्स में भी एडवांसेस हो रही हैं, ट्रीटमेंट में भी एडवांसेस हो रही हैं, तो वो फिर एक अलग स्पेशलिटी बनती जाए। जैसे ट्रांसप्लांटेशन है, हम गुर्दों की पेवंदकारी फिर लिवर की पेवंदकारी में चले गए साथ में, क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेशन इट्सेल्फ इज अनदर साइंस। तो जो एक्सपेंशन होती है, एडवांसमेंट होती है, तो फिर आप सब ब्रांच ऑफ करते चले जाते हैं। तो कैंसर के जो हम अपने गुर्दे मसाने के मरीज़ों की सर्जरी कर रहे थे कि वो नाकाफ़ी हो रही थी जगह हमारे लिए। फिर मैंने जैसे बताया, अब एक आम किस्म की रेडियोथेरेपी होती थी, अब MRI कंपैटिबल रेडियोथेरेपी होती है, जिसमें आप फोकस करके इमेज करके, जो MRI बड़ा एडवांस, और उस जगह रेडियोथेरेपी ऐसे देते हैं ताकि उसके मुज़िर असरात बाकी दीगर जगहों पे ना हो, सिर्फ कैंसर को वो हिट करे।
ये बहुत महंगा इलाज है, बहुत एडवांस इलाज है, बहुत रीसेंट इलाज है, तो उसकी फैसिलिटी हम यहाँ पर मुहैया कर रहे हैं। उसके लिए फिर हमें जगह चाहिए थी, तो हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ मेहरुन्निसा जो कोरंगी में हमारा अस्पताल पहले से चल रहा है, वहाँ हमारे पास जगह थी, तो हम वहाँ मजीद बिल्डिंग एक बना रहे हैं 5 मंजिला। उसमें 5 नीचे बंकर नुमा बनते हैं वो, क्योंकि रेडिएशन के हवाले से रेडिएशन के साथ तो एक खास किस्म की वो कंस्ट्रक्शन होती है जो 5 अरब रुपए से कंस्ट्रक्शन होगी खाली। उसके बाद मशीनें। अच्छा, जरा इस पे आ जाते हैं सर, सोर्स ऑफ फंडिंग, फिर गवर्नमेंट की पैट्रनेज, ये इनके ऊपर जरा मुझे बताइए। देखिए, शुरू में तो यकीनन गवर्नमेंट फंडिंग बहुत कम थी और यही फिलॉसफी थी SIUT की कि गवर्नमेंट की आपको प्रायोरिटी सबको पता है। अब तो सोशल मीडिया के दौर में बच्चे को पता है कि डेट फाइनेंसिंग करनी होती है गवर्नमेंट को डिफेंस पे खर्च करना। नहीं, बट हेल्थ और एजुकेशन, हाँ, 18th अमेंडमेंट जो प्रोविंस है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया और उस पर फोकस बढ़ गया और गवर्नमेंट बहुत हमें सपोर्ट कर रही है। इज दिस द रीजन सिंध गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा आगे हमें हेल्थ केयर में नजर आ रही है? सिर्फ हेल्थ केयर में, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। हम अपने तक ही महदूद रखेंगे, SIUT के तक ही। SIUT का और सिंध गवर्नमेंट का नेक्सस बहुत अच्छा है, वो अप्रिशिएट करते हैं हमारी को और फुल्ली सपोर्ट करते हैं, और हम उनकी भी जो ख्वाहिशात होती हैं उसको कि वो चाहते हैं अगर कि हेल्थ फैसिलिटी SIUT बढ़ाए तो हम सखर हमारा, हमने एक चबलानी सेंटर हमने खोला हुआ था, उसके बाद अब दूसरा सखर बाईपास पे बहुत बड़ी जगह उन्होंने हमें दी 30 एकड़, तो हमने वहाँ बिल्डिंग बना के। अच्छा, कभी पाकिस्तान के दूसरे सूबों की मैं बात कर रहा हूँ, अदर प्रोविंसेस में कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या कम से कम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मरकज़ एक सूबे में आ जाए, दूसरे लोग वहाँ पर आ जाएं? ये देखें, ट्रेनिंग के लिए तो पूरे पाकिस्तान से मरीज, वो डॉक्टर्स और स्टाफ और हर किस्म के टेक्निकल स्टाफ हमेशा से आके ट्रेन होता है। डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान से आते हैं, अभी भी आप अगर आप जाएंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर मिलेंगे, और जो यहाँ से ट्रेन होकर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ठीक है, वो तो हमेशा से सिलसिला चल रहा है। जहाँ तक आपने कहा इसी तरह का कोई SIUT ने कश्मीर में सेटअप किया था, जब जलजला आया था तो हम जलजला के सिलसिले में गए थे वहाँ, हमने इमरजेंसी मैनेजमेंट की, डायलिसिस, क्योंकि जलजले में जो ट्रॉमा होता है, बिल्डिंग क्रश इंजरी होती है, उससे गुर्दे बैठ जाते हैं। अच्छा। रेब्डोमाइलोसिस एक चीज़ होती है जिससे गुर्दे बैठ जाते हैं, और अगर आप उनका बर वक्त डायलिसिस ना करें तो वो जान से हाथ धो बैठते हैं। ये स्केल इस वक्त बात तो थोड़ी सी आगे चली गई, लेकिन गाजा में इस वक्त कितना हो रहा होगा? ये बिल्कुल हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा। तो आई एम श्योर कि वहाँ रिलीफ एक्टिविटी जितनी अलाउ की जा रही है उससे हो रहा है। वहाँ तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, हम सब उस पर अफसरदा भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के लिए एक अलमिया है, वो जाहिर है कि बहुत बड़ा अलमिया है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जिस तरीके से ज़ाहिर है कि आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके अंदर माली वसाइल, एक तो सोर्स गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, फिर मेरे ख्याल से कुछ आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें इंक्लूड होता होगा, फिर आपके ये ज़कात, सदक़ात और अतियात वगैरह। कितना आप पाकिस्तान की आवाम को और जो डायस्पोरा है वो कितना जेनरस देखते हैं टुवर्ड्स दिस SIUT? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले अदीब साहब को कोट करूँगा। तो अदीब साहब कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी लोग चलाते हैं और इसकी पूरी फंडिंग पाकिस्तानी करते हैं, चाहे वो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी हो या एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी। ठीक है, तो इट्स एब्सोल्युटली पाकिस्तानी। और फिलैंथ्रोपी में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और उसमें कराची वाले सबसे बढ़ के आगे हैं। तो ये तो उसमें दो राय है नहीं कि हमें गवर्नमेंट से, और हमारी फ़िलासफ़ी जो शुरू हुई थी 50 साल पहले अदीब साहब ने की थी, ये सारी मुश्किलात मद्देनज़र रखते हुए कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती अकेले, तो हम ब्रिज बन गए थे। गवर्नमेंट और कम्युनिटी को हमने मिलाया और हम ब्रिज हुए, और सारा फोकस था वहाँ से शुरू हुआ। बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। एक ट्रायंगल है हमारा जो फिलॉसफी है जो हमने, और उसमें ये होता है कि 24 घंटे खुले रहने चाहिए। इमरजेंसी एक मुनफरिद बात मैं SIUT की आपको बताऊंगा जो सारे इदारों से मुनफरिद है, हम ओपन डोर पॉलिसी पे चलते हैं, जो शायद आप जब देखेंगे तो वो उस तरह का। हमारे यहाँ मरीज़ को इमरजेंसी में आने के लिए और आउट पेशेंट में आने के लिए कोई रुकावट नहीं है। सही, हमें खुद नहीं पता होता आज कितने मरीज आएंगे, लेकिन जो और जब तक लास्ट पेशेंट चला ना जाए, ये मैंने विटनेस किया है वहाँ पे, लास्ट पेशेंट चला ना जाए आपका स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहेगा। जो आता है उसे ना नहीं करते, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है मरीज़ को ये एडवांटेज है कि आप जब तक उसकी तशखीस का मौका नहीं देंगे, हमें नहीं पता दूर से रोड पे चलते हुए जिसको हम कह देंगे अच्छा आज हम 50 देखेंगे, 100 देखेंगे, 1000 देखेंगे और बाकी 1000 को नहीं देखेंगे कि उसको कितनी बड़ी बीमारी है।
जब आप एक दफ़ा एक्सेस देते हैं, ठीक एक है। अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड ठीक टेस्ट है। करते हैं, उसको ठीक। हाथ लगा के देखते हैं, उसकी बात ठीक। सुनते हैं, तो आपको पता लगता है ठीक। कि ये बड़ी सख्त बीमारी है तो उसको आज दाखिल होना है। ठीक है। और ये कोल्ड इलनेस है तो आप इसको 6 महीने इलाज ऑपरेशन कर सकते हैं। ये मौका नहीं मिलेगा जब तक, तो बहुत सारे मरीज इससे माजूर होते हैं। तो ठीक हमारे है। यहाँ रात डॉक्टर साहब, को विद 3 बजे परमिशन, भी विद अगर एक परमिशन मरीज- एक छोटे से ब्रेक जी, की कॉल है। श्योर, डॉक्टर श्योर, साजिद anytime। सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साजिद सुल्तान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी SIUT, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर रुपी पैरिटी है, जिस तरीके से पिछले 3-4 साल के अंदर हमारा रुपए तेज़ी से गिरा है, इससे आप लोगों के पूरे सेक्टर के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, आपके एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा? ज़ाहिर है कि आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है, बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो तामीर करनी है, और उसके साथ साथ आपने मशीनरी भी इंपोर्ट करनी है, तो कितना बड़ा सेटबैक हुआ है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत बहुत कम हो गई है और पाकिस्तान का रुपी डिवैल्यू हुआ है, और हमारी मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं, या फिर जो लोकल भी बनती हैं उसमें बहुत सारी इंपोर्टेड मशीनरी यूज़ होगी या रॉ मटेरियल यूज़ होगा ही होगा, तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। मैं कहूँगा कम से कम डबल हो गई एकदम सडनली। लास्ट 2-3 इयर्स में जैसे ये डिवैल्यू हुआ है तो डबल हो गई हर चीज़ की कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन, अगर मैं मिसाल दूं कि हमें 3 बिलियन में एक प्रोजेक्ट करना था तो वो 6 बिलियन पे चला गया। अब कैसे होगा वो? या तो वो डिले होगा, डिले होके तो और उसकी इश्यूज आएंगे? नहीं, देखिए, इश्यूज तो आ रहे हैं और आते रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, हमारे पास, हम और कोशिश करते हैं, हम आप लोगों से, सबसे, पाकिस्तान की आवाम से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से कहते रहते हैं, और हमें अभी तक ये नहीं हुआ कि हमने कोई प्रोजेक्ट रोक दिया हो। ये ज़रूर है, और यही बात है कि पाकिस्तान की आवाम उतनी जनरस है कि वो डिफ़िकल्ट टाइम में वो बल्कि और ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करने में हमें मदद करती है। तो हम उसी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट बड़ा सपोर्टिव होगा। गवर्नमेंट सेक्टर नो डाउट सपोर्टिव है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, मैं प्राइवेट में, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमें सपोर्ट करता है, लेकिन आम आवाम है, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ वार्ड्स वगैरह, उनके साथ यूनिट्स और इस तरह के जॉइंट छोटे वेंचर्स प्रोजेक्ट ले लेते हैं। कोई ठीक एक मशीन दे देगा, कोई एक डायलिसिस मशीन खरीद के दे देगा, कोई तो वो तो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ ऐसा भी आप देखेंगे कि जो खुद फ्री डायलिसिस कराने आ रहा है या फ्री इलाज कराने जा रहे हैं और वापस जाते हुए वो अगर डोनेशन बॉक्स में 100 रुपये डाल के चला जाएगा, तो हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ा मोहतरम है। तो बहरहाल फंड शुरू से आखिर तक आप देखें कि वो जो पूरा जगह है SIUT, वो सदका जारिया ही है। बिल्कुल। और एक चीज़ अप्रिशिएट करने की बात है कि अगर आप शुरू से लेके पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख लें कि वो डिटेरियोरेट होती रही और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कितनी कम होती रही, लेकिन SIUT एक्सपेंड होता गया, मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, एडवांसमेंट के साथ हम कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी पे रह रहे हैं, जो एक्सपेंशन है वो उसी तरह हमारी चल रही है कि एक बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग थी, तो 4 बिल्डिंग है, जिसके अलग आपने देखा पिछले साल हमने जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो 14 स्टोरी, वो ऑल अबाउट टू स्टार्ट है, कंप्लीशन हो गया। अच्छा, पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग में है। ऑपरेशन थिएटर्स आजकल बन रहे हैं, वो जैसे ही बन जाते हैं उनकी टेस्टिंग होगी, टेम्परेचर के हिसाब से टेस्टिंग होनी होती है। गर्मियों का इंतजार कर रहे हैं हम उनको, जो जून जुलाई की गर्मी होगी उसमें एक दफ़ा वो टेस्ट हो जाएंगे, उनकी एयर कंडीशनिंग उसकी, क्योंकि एक दफ़ा आप चले गए वर्किंग, फिर उसको आप उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह मिड ईयर में, आफ्टर जुलाई अगस्त जो है। हो सकता है 14 अगस्त को हम आपको एक नई खुशखबरी सुनाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, विल बी वेटिंग। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा ये है कैंसर का, इस पे काम हो रहा है, और फिर उसके बाद मजीद इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक ज़मीनी सा सवाल है, गो कि मैं आपसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपसे पूछना चाहिए नहीं, पूछ लेता हूँ बहरहाल, क्योंकि इसके अगला सेगमेंट जो है वो बड़ा पर्टिनेंट होगा, और उसमें मेरे गेस्ट होंगे जनाब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं खालिद मिसबा साहब, वो, और मैं बात करूँगा ये जो पाकिस्तान में इस वक्त ड्रैप के हवाले से जो प्राइसिंग, जो मैक्सिमम प्राइस कैपिंग है अद्वियात की, ये एक बड़ा पाकिस्तान में देरीना मामला है। कतई नज़र इसके कि ये मामला क्या है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है, क्या इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अद्वियात की किल्लत है पाकिस्तान में, बेशक, ठीक है, कोई बात नहीं है कि हमें बहुत सारी, आप किस तरीके से आपका मरीज जो है वो मुतासिर हो रहा है, ये मुझे बताइए। देखें, अगर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हो तो आप
काम आसान हो जाता है, और अगर नहीं है तो फिर आपको उसको बहुत मुश्किल होती है उन अद्वियात को हासिल करना इधर उधर के रिसोर्सेज से, और एक मज़ीद एफर्ट बढ़ जाता है। और अगर प्रॉपर ड्रग नहीं अवेलेबल तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी बाज़ दफ़ा कर लेते हैं। तो ये तो, और इसी तरह नहीं तो इन बोथ केसेस अगर आप कॉम्प्रोमाइज एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपका पेशेंट की हेल्थ जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो रही है वहाँ पे। मेरा कहने का मकसद ये है कि यकीनन ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कि जो उसमें ये है, लेकिन आप जान के हवाले पे जाते हैं, जान के हवाले से वो तो यकीन, और उसमें फिर जहाँ हमें ऐसी कोई मुश्किल होती है तो हम उस पर पैसा का ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने पर्सनल एफर्ट्स और बढ़ाएंगे, बाहर से कहीं से मंगवाने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट कोई ना कोई तरीका करेंगे कि वो मरीज को मुहैया, लेकिन वो तो हमारा काम है। बेहतरीन हल ये है कि गवर्नमेंट इस मामले को रिजॉल्व करे, बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो। और ये मामला कोविड से बहुत बढ़ा, यहाँ तक भी हुआ कि कोविड में बहुत सारी कंपनियों ने काम बंद हो गया उनके यहाँ बहुत से मुल्कों में, तो सप्लाई उन्होंने बाद में मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी या जो बात बनानी शुरू की, तो फिर वो लिहाज भी नहीं गए। तो ये डिस्पोजेबल्स भी हैं, मेडिसिन का एक अलग मामला है जो आप जिस पे कह रहे हैं, वो उसके तफसील तो वो साहब भी बता सकेंगे, लेकिन हमें तो अवेलेबिलिटी का, जो सफर कर रहा है वो मरीज कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो सफर कर रहे हैं। अस्पताल को बहुत बड़ा एक डायलेमा है कि हमें ये नहीं पता कि कल ये दवा अवेलेबल होगी या नहीं होगी, फिर हम उसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। तो उसमें ज़रूर उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, रुजू करना चाहिए, और ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मेडिसिन और इसेंशियल मेडिसिन जो है वो ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और बात सारी ये है कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है SIUT। जब हम बात करते हैं, आपने जो है यकीनन देखा होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा के बारे में। और वंस अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करता चलूँ तमाम पाकिस्तानियों से कि आपकी ज़कात का, आपके सदक़ात का, आपके अतियात का बेहतरीन मसरफ़ जो है वो तमाम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे बशमूल SIUT जिनकी काम हमारे सामने है और जो बिला मुआवजा पाकिस्तान में जो दुखी इंसानियत है उसकी खिदमत के लिए कोशा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में मेडिसिन के हवाले से ये जो तनाज़ा है अद्वियात की कीमतों का, और जिसमें अद्वियात नापैद हैं, ये कितना संगीन मामला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में नई हुकूमत आ चुकी है, लेकिन मसाइल वही पुरानी जो है वो अपनी जगह मौजूद है। बिलखुसूस अगर फार्मा सेक्टर के हवाले से मैं बात करूं तो वहाँ पर प्राइसिंग, जो ड्रग प्राइसिंग एक डिस्प्यूट है वो अभी तक वैसे ही बरकरार है। अद्वियात की कीमतों के तयन का मसला, बात यह है कि दुनिया भर में जो एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जबकि पाकिस्तान में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऑलमोस्ट तमाम मॉलिक्यूल्स, तमाम अद्वियात जो हैं वो ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो तय करती है। अब कानूनी तौर पे इनको इजाज़त थी कि हर साल 10-15% या वटेवर जो भी इनके एक प्रिस्क्राइब लिमिट है, ये उसके हिसाब से प्राइसेस को बढ़ा सकते थे। लेकिन ये इसके ऊपर एक कैप रहा, और वो कैप इसलिए रहा कि जनाब आवाम जो है उनके लिए अद्वियात महंगी ना हो जाएं। अब मामला यह है कि जिस तरीके से डॉलर जो है वो बढ़ा, उसके बाद खाम माल बढ़ा, खाम माल महंगा हुआ, क्योंकि 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके हमारी डोमेस्टिक जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अद्वियात तैयार करती है, तो उस कीमत में उनके लिए अद्वियाओं या दवाओं की तैयारी मुमकिन नहीं रही। लिहाजा तकरीबन 1300 के करीब अद्वियात जो है वो मार्केट से तैयार होना बंद हो गई है, मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है, और उनके रिप्लेसमेंट में आपके स्मगल शुदा जो है वो जाली अद्वियात भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक लंबी बहस है, लेकिन इस पे बात सारी ये थी कि अगर जो है इनकी प्राइसेस को अनकैप्ड कर दिया जाए, प्राइसेस पे जो कैप लगाया इसको हटा दिया जाए, तो हो सकता है कि 1000 रुपये वाली दवाई जो है वो 1100 या 1200 तक मैक्सिमम बढ़ जाए। लेकिन उस कैपिंग की वजह से आज दवाओं जो है वो मार्केट में नहीं है, और जहां पे हैं वो वही 1000 रुपये वाली दवा जो है वो 2000 और 3000 में बिक रही है। तो फार्मा इंडस्ट्री जो है उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा एसोसिएशन जनाब मिसबा खालिद साहब। मिसबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, और सुना ये था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसने इस चीज़ को समझा था और उन्होंने नॉन एसेंशियल ड्रग्स जो है उसके ऊपर से 140 के करीब 144 ड्रग्स थी, उन पे प्राइस अनकैप कर दी थी। लेकिन फिर एक पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मिलती है, प्राइम मिनिस्टर से, और जाके दोबारा इसको कैप करवा लेती है। ये क्या हुआ है? जी थैंक यू इमरान भाई फॉर टेकिंग अप दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन। आपने इस पे बड़ी अच्छी कवरेज दी और प्रोफेशनल कवरेज दी, विच इज़ गुड, ताकि आवाम को भी पता होना चाहिए रियलिटी क्या है। जी इसमें जो आप बात कर रहे थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसमें किया इकदाम, वो केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले ही हमारी तो रिक्वेस्ट और कार्रवाई इनके गवर्नमेंट के साथ चल रही थी, डिटेल्स चल रही थी, स्टडीज़ हम शेयर कर रहे थे, दुनिया के रेफरेंसेस दे रहे थे कि देखें एक तरफ जो गवर्नमेंट को बात अंडरस्टैंड एक्चुअली प्राइमरीली करनी चाहिए, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कि जब हम कह रहे हैं कि ड्रैप जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, इन द सेंस कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स अचीव कर रही है, उनके मल्टीपल लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3, उसके बाद आप फाइनल एनलिस्टमेंट होती है आपकी। इसी तरह पिक्स है पाकिस्तान द फार्मा इंटरनेशनल कन्वेंशन स्कीम, उसके ऊपर वो जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी जिसका मेंबर है इवन, और यूरोपियन कंपनीज हैं। तो जब आप उनकी वो बाकी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं क्वालिटी और रेगुलेशन के मुकाबले के मुताबिक, तो उसके लिए फिर कीमतों का भी तनासुब उसी तरीके से करें जिस तरह वो दुनिया में कर रहे हैं, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल मॉडल है। इंडिया बांग्लादेश में ये मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिस तरह आपने अपने सर, लेकिन देखें ना, शहबाज शरीफ साहब जो है बिजनेस को समझते हैं, कारोबार को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कारोबार को नहीं समझते। तो ऐसा क्या हुकूमत को फिर जाके डरा दिया जाता है, किस चीज से डराया जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसा क्या होता है? देखिए इसमें जी एक बात मैं थोड़ी क्लैरिटी ले आऊँ, अभी गवर्नमेंट ने उसमें अपनी डिसीजन को किसी किस तरह से भी चेंज नहीं किया। असल में उस पर एक हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था, अपेरेंटली एक साहब चले गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और हम उस केस में पार्टी नहीं है, ना कोई मैन्युफैक्चरर उस केस में पार्टी है, रिस्पोंडेंट आई थिंक उसमें गवर्नमेंट ही है, वफाकी हुकूमत है। और उन्होंने जाके कहा कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जो अखबारों में भी आता रहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो क्लेम कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, जबकि इसके पीछे साल की डिस्कशन और डिबेट और एनालिसिस मौजूद है कि ये किस तरह पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसमें किस तरह बेनिफिट आवाम को अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन में होगा। और ना सिर्फ वो होगा, कंपटीशन आने की वजह से कि दवाइयों की कीमतों का जो तनासुब है वो मार्केट अच्छे तरीके से करेगी, और दवाइयों की कीमत उतनी ही बढ़ा करेगी जितनी मार्केट एक जज़ब कर सकती है, उससे बियॉन्ड नहीं बढ़ेगी। बिकॉज कंपटीशन जब होगा तो कोई भी ये नहीं कर सकता कि वो उस तरह की कीमतें बढ़ा दे कि उसकी दवाई बिकना ही बंद हो जाए। वो बाकी चीजों की तरह मुकाबले में आएगा और मुकाबले में ही अपनी कीमत रखेगा, और साथ साथ ऑब्वियसली क्वालिटी और चीजें अगर आप इंप्रूव होंगी। अनकैप करते हैं तो कीमतें कम भी हो सकती हैं, जबकि ये कहा जाता है दूसरी साइड से कि जनाब जो मैक्सिमम कैप है आपका प्राइस के नीचे आपको अलाउड है कि आप किसी भी प्राइस को जो है वो तय कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर फिक्सेशन की आपके पास वहां पर पावर है तो प्राइसेस नीचे कैसे आएंगे फिर? यहाँ पे तो ये भी तो हमें जरा बताइए कि कीमतें कम कैसी होंगी फिर? देखिए कीमतें जी कम इस तरह होंगी जी, देखें जो रॉ मटेरियल है खाम माल वो खाम माल काफ़ी जो है वो जो दुनिया से हम मंगाते हैं, जिस तरह आपने बताया 95% पाकिस्तान में मंगवाया जाता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई ना कोई होता है। आइदर वो क्रूड ऑयल की बेसिस पे उसकी सब्स्टिट्यूशंस और उसकी जो एक्सट्रैक्शंस होती हैं उसकी बेस पे होता है। यहाँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं और कुछ दरख्त और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बायोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वो जो ये तो सर वो रॉ मटेरियल है ना। अब चाहे ऑयल प्राइसेस कम होती हैं, डॉलर कम होता है, तो तब उसका बेनिफिट यहां पे मिलेगा, लेकिन कीमतों के कम होने का कोई डायरेक्टली आपके इस प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म इसको अनकैप करते हैं तो इससे कोई लेन देन नहीं है ऑन प्रैक्टिकल पर्पस कीमतों के नीचे आने का। ये जो प्रैक्टिकल पर्पस जी आपकी बात प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है, लेकिन हमारे पास सक्सेसफुल जब एग्जांपल्स मौजूद हैं, और अगेन हम रेफर करते हैं बार बार, शायद लोग बोर भी हो गए सुन के, लेकिन वो एक सक्सेसफुल मॉडल है भारत का और बांग्लादेश का कि वहाँ पर ये चीज़ें की गई थी, और वहाँ पर मार्केट का अगर एनालिसिस किया जाए, जो कि किया गया है, इंटरनेशनल एजेंसीज ने किया है, स्टडीज़ के अंदर किया गया, बाकायदा केस स्टडीज़ कोटेड हैं जिनके अंदर किया गया, रिसर्चर्स ने किया है कि क्रिएट हुआ है जहाँ पर ज़रूरत थी कीमत बढ़ने की ताकि अवेलेबिलिटी बेहतर हो, वहाँ बढ़ी है। जहाँ पर ज़रूरत थी मार्केट कॉम्पिटिशन में कीमतें कम करने की गुंजाइश थी, वहाँ कम हुई है। इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 दवाइयाँ बनाता हूँ और एक दवाई में मेरा बिल्कुल मार्जिन 0 है और उसमें मैं बंद करने का सोच रहा हूँ या मैंने बंद कर दी है, तो वो नुकसान पेशेंट का होता है। दूसरी दवाई ऐसी है जिसमें मैं कीमत एक्चुअली कम कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी दूसरी दवाई जो कि मैं बनाना चाहता हूँ कोई 5, 10, 15, 20% ज़्यादा कीमत है, वो मैं बना ही नहीं सकता, तो मैं दूसरी दवाई की कीमत कम नहीं करता, क्योंकि मैं किस तरह काम करूँ, मैंने किस तरह सर्वाइव करना है उस मार्केट में। तो ये जब तक किया नहीं जाएगा प्रैक्टिकली
इसमें कोई तरीकेकार नहीं है कि इस चीज को फाइनल देखा जाए। अगर आप प्रैक्टिकली कोई कहे जी पाकिस्तान में इसका सक्सेसफुल मॉडल सर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, आप मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की बात कर रहे हैं। बात सर ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, मैं दूसरों के पॉइंट कह रहा हूं जिन्होंने कन्विंस किया ना गवर्नमेंट को, ये मैं उनके पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं ताकि फिर आप इसके ऊपर बात करें कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसके 3 लेवल होते हैं उसके सेल के। उसका पहला, उसका जो क्लाइंट होता है वो डॉक्टर होता है, सेकंड जो है वो उसका कस्टमर होता है यानी जो पेशेंट है उसका अटेंडेंट, और थर्ड जो है वो कंज्यूमर यानी वो पेशेंट होता है। तो ये 3 सेगमेंट में आपकी दवाई जो है कोई भी वो बिकती है। बात यह कि 99.9% एज दे आर क्लेमिंग कि 99.9% डॉक्टर्स जो हैं वो हकीकी बीमारी के ऊपर टेस्ट या दवाएं नहीं तजवीज़ करते, बल्कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उस डॉक्टर को जितना अकोमोडेट किया होता है, जितना ब्राइब वटेवर जो भी आप कह लें, वो उसके हिसाब से जो है वो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। तो आप वेस्ट की जब मिसाल देखते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना पाकिस्तान का मामला। इमरान भाई देखें, मुझे तो थोड़ी हंसी आती है जब वो क्लेम करते हैं कि 99% से ज़्यादा डॉक्टर ये चीज़ कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है जितने सरकारी अस्पताल हैं वो सारे डॉक्टर भी अल्लाह माफ़ करे 2 नंबरी कर रहे हैं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं सारे ही हैं ना। 99% में तो सारे ही आ जाते हैं, 1% तो कुछ भी ना बचा। हो सकता है वो कल को कह देंगे ये 1% डॉक्टर वो हैं जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए और इन इदारों को चाहिए यंग फार्मासिस्ट को पहले जाके यंग डॉक्टर्स को पकड़ें, उन एसोसिएशन को पकड़ें और PMDC को पकड़ें कि उनके डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं, क्या उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? बिल्कुल है उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस। इनके क्लेम के मुताबिक तो डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है, जो PMDCs है, जो उनको लाइसेंस कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स को देख रही हैं गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, वो सारा कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो सारी खामोश बैठी हैं। और लेट्स एज्यूम कि अगर इनकी बात सच है और वो सारे खामोश बैठे हैं और डॉक्टर्स खुदा ना ख्वास्ता सिर्फ और सिर्फ 100 के 100% ही अपेरेंटली इस प्रैक्टिस में पड़े हैं, तो हम एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनको खुदा ना ख्वास्ता क्या चीज़ दिखा रहे हैं कि ना उनको गवर्नमेंट का डर है, ना उनको अपने पे केस होने का डर है, ना उनको अपने लाइसेंस का डर है, ना उनको अपने अस्पताल बंद होने का डर है, और वो खुदा ना ख्वास्ता इस प्रैक्टिस में आंखें बंद करके जंप मारे हुए हैं और 99% मारे हुए हैं। मुझे तो हंसी इस खबर को पढ़ के थोड़ी सी ये मेरे लिए ये हैरत, अपने क्लास वाले ही होंगे 70-80 डॉक्टर खुदा ना ख्वास्ता किसी काम में पड़े हुए हैं। मेरे लिए ये हैरत की बात है सर कि ये यंग डॉक्टर्स, यंग फार्मासिस्ट, ये कौन सी कैटेगरी है? या तो वो डॉक्टर होता है या फार्मासिस्ट है, वो फार्मासिस्ट है। ये यंग वाली चीज जो है ये जो लग जाती है। अच्छा, फिर दूसरा ये, चले आप दवाइयां बना रहे हैं, वो दवाइयां बेच रहे हैं, आप महंगी दवाइयां बना रहे हैं, वो ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं हाइपोथेटिकली, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? क्यों एक दूसरे के आमने सामने? देखें, मुझे प्रॉब्लम ये नज़र सिर्फ ये नहीं आता कि वो अगर क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ का, तो साथ वो ये डेटा भी सामने रखें कि मार्केट में कितनी अद्वियात बनना बंद हो जाती हैं सूरत हाल की वजह से जब उनका तनासुब कीमतों का प्रॉपरली नहीं किया जाता। हम फिर ये क्यों देखते हैं कि पेशेंट्स आके मीडिया के थ्रू भी और प्राइवेटली भी कहते हैं कि यार ये दवाइयाँ मिल ही नहीं रही हैं, मिल रही हैं तो ब्लैक में मिल रही हैं। मतलब कि मुझे बात के ना कोई एक सोल्यूशन तो देना। उन्होंने एक सोल्यूशन उन्होंने कह दिया 99% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स और खुदा ना ख्वास्ता मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम 1 सेकंड के लिए उनकी बात मान भी लें तो उसका सोल्यूशन क्या है? सब कुछ बंद कर दें, इंडस्ट्री बंद कर दें, डॉक्टर्स को लाइसेंस देना बंद कर दें? कोई सोल्यूशन भी प्रेजेंट करना चाहिए ना। हमने जब भी गवर्नमेंट से बात की एज एन एसोसिएशन, हमने हमेशा एक सोल्यूशन दिया साथ कि सर दुनिया में ये हो रहा है, हमारे मुल्क में हमारा ख्याल है ये चीज सक्सेसफुली की जा सकती है। दूसरी बात ये समझने वाली है जी, कोई भी इकदाम गवर्नमेंट का एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हर इकदाम गवर्नमेंट का चेंजेबल है, रिवर्सेबल है, अडेप्टेबल है। ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक एक निजाम चलेगा नहीं, उसको देखने नहीं दिया जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर हमने इस इंडस्ट्री में भी वही करना है हमेशा की तरह, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज में और हम दूसरे सेक्टर्स में गवर्नमेंट के करते हैं कि हर 2 महीने बाद हमने नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो अनफॉर्चुनेटली वही मुल्क एक देखिए एक टाइम आएगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है बात कि हम अगर खुदा ना ख्वास्ता दुनिया में 200 मुल्क हैं और हम 200 नंबर पे पहुंच जाएंगे, तो फिर लोग यही कहेंगे देखें हम 200 से नीचे तो नहीं जा सकते ना, इससे नीचे हम क्या जाएंगे क्योंकि हम तो लास्ट नंबर पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी हम अनफॉर्चुनेटली उसी तरफ जा रहे हैं कि एक दिन आएगा हम कहेंगे जी हम 200वें नंबर पे आ गए हैं और शुक्र है अल्लाह का, इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पर जहाँ पर बड़े कायम दायम है। तो दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। वी नीड अ सोल्यूशन आल्सो दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड, और जब वो इंप्लीमेंट हो जाए तो उसके बाद देखा जाए उसके फायदे और नुकसान क्या हो रहे हैं। इंप्लीमेंट होने से पहले ही किस तरह कोई खुदा ना ख्वास्ता बता सकता है इसमें क्या होगा। असल चीज ये है कि अद्विया या दवाएं जो है मेडिसिन मार्केट में मौजूद हो, उसकी मौजूदगी जो है वो सबसे पहली शर्त है। वो अफोर्डेबल है या नहीं है ये सेकेंडरी लेवल के ऊपर होता है। पहले सबसे पहले तो वो दवा मौजूद तो हो मार्केट में कम से कम। और दूसरा इमरान भाई इसमें देखें एक चीज़ मैं थोड़ी सी विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा, यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी अच्छे लोग होंगे, सारा कुछ होगा, एक बात सोचनी चाहिए उन्हें। क्या फॉर एग्जांपल आपको बुखार होता है तो खुदा ना ख्वास्ता पैनाडोल या ब्रूफिन जो भी लेते हैं उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं।
आपको पता होता है कौन सी आपने खानी है, आप खा लेते हैं। कफ सिरप होता है, कई ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स सही, के, बंदा सही। जाता है मार्केट से वो कफ सिरप ले लेता है। क्या हर दवाई के लिए बंदा जाता है मार्केट में डॉक्टर से पूछने के लिए? तो खुदा ना ख्वास्ता आप तब जाते हैं जब आपकी बीमारी का उन्होंने देखना हो कि किस किस्म की बीमारी है और उसमें कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटी एलर्जिक या खुदा ना ख्वास्ता हाइपरटेंशन कुछ तरह की दवाई ना देनी पड़े। अदरवाइज जो रोजमर्रा की अद्वियात हैं, जो मार्केट का बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो तो आप डॉक्टर के पास कौन जाता है पता चले करने जरा के हम लिए? आगे Over the counter आगे products एक पूरी एक दुनिया प्रोग्राम में जरा हजारों की उनके तादाद साथ में भी है हम जी। करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। वैसे ये मुझे बताएं खालिद के इस वक्त लेटेस्ट क्या अपडेट है जिस जिस डायरेक्शन में आपका ये मामला चल रहा है? लेटेस्ट अपडेट देखें, ये है कि हमने जी दोबारा भी प्रेजेंटेशंस दिए हैं और हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि ये बिल्कुल एक जायज़ डिसीजन ली गई है केयर टेकर सेटअप में। इसमें किसी किस्म का 1% क्या 0.5% क्या 0.1% फेवर भी नहीं दिया गया। और मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा जो अब हम एज एन एसोसिएशन करते हैं, जो पाकिस्तान में तरीक़ेकार अद्वियात की कीमतों के तनासुब का चल रहा है, क्या दुनिया में कोई एक इसका कामयाब मॉडल दिखा दें तो हम अपना रिक्वेस्ट वापस ले लेंगे, नहीं हमसे गलती होगी, हमने गलत रिक्वेस्ट कर दी। इसका कोई एक कामयाब मॉडल मौजूद नहीं है दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद मिसबा, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। और ये मामला, ये मसला इंतहाई संगीन है। हुकूमत को फर्स्ट प्रेफरेंस में पहली तरजीह उसकी यही होनी चाहिए कि एटलीस्ट इस मामले को हल करें, क्योंकि ये सेहत आमा के हवाले से है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।